नमस्कार साथियों, देवतेस्त्रों के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हम लोग अब लग्न कर्मों की बात कर रहे हैं। जो लग्न का क्रम है, इसमें प्रत्येक लग्नों की मेष से लेकर के और मीन तक की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो आज 10वीं लगन मकर, हम लोग इसकी चर्चा करेंगे कि मकर लग्न में जन्मे हुए जातक का भविष्य कैसा होता है, उनकी शारीरिक गठता कैसी होती है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनका मानसिक जो चिंतन करने का तरीका होता है वो कैसा होता है, प्रारब्ध भाग्य कैसा होता है, साथ ही साथ उनके कर्म, व्यापार अथवा नौकरी के भी विषय में जानेंगे। ये जो लग्न क्रम की बातें हैं, इसमें लगभग पूरे जीवन की स्थिति आ जाती है। फिर ग्रहों का क्रम कैसा होता है, उस हिसाब से फिर आगे कुंडली को और डिटेल्स में देखा जाता है। तो आज 10वां लग्न मकर, इसकी हम चर्चा करेंगे। और इस विषय को शुरू करने से पहले आप सभी से एक बार पुनः आग्रह कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं, आपको रोचक लगते हैं या आपके लिए यूजफुल लगते हैं, तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर करें। आते हैं मित्रों अब अपने विषय के ऊपर। मकर लगन, मकर अर्थात 10वें नंबर की राशि यदि आपके लग्न भाव यानी पहले भाव में, फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तो जैसा कि मैं ये बताते आ रहा हूँ कि लग्न ही ये डिसाइड करता है कि आपकी कुंडली के 12 भाव में किन भावों का स्वामी कौन होगा। ये लग्न से ही निश्चित होता है। और जिन भावों में जो राशियाँ बैठी होंगी, उस राशि के जो स्वामी ग्रह होंगे, वह ग्रह आपके लग्न के मित्र हैं अथवा शत्रु हैं। अगर मित्र हैं तो किन भावों के स्वामी हैं, शत्रु हैं तो किन भावों के स्वामी हैं। इससे यह निश्चित होता है कि आगे वह उन संबंधित भावों का फल आपको कैसे देंगे। तो सबसे पहली चीज़ मकर लग्न, मकर के जो स्वाभाविक रूप से स्वामी होते हैं वो शनि होते हैं। अब यहाँ पर कई बार राशि की संधि भी देखी जाती है, क्योंकि मकर के ठीक बाद वाली जो राशि है कुंभ, उसके भी स्वामी शनि होते हैं। तो मकर और कुंभ, इन दो राशियों के स्वामी शनि। शनि की स्थिति कुंडली में कैसे, कहाँ बैठ रही होती है, यह देखना बड़ा आवश्यक होता है। अब मकर लग्न के जो जातक होते हैं, अगर उनके शरीर को देखा जाए तो मस्तक थोड़ा चौड़ा, घुघराले बाल, चेस्ट पे भी उनके घुघराले बाल आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नाक का जो अग्र हिस्सा है वो थोड़ा सा उठा हुआ होगा। दांत पंक्तिबद्ध नहीं होते हैं। इनके दांतों की जो क्रम संख्या होती है वो पंक्तिबद्ध नहीं होती है, थोड़ा कहीं ऊंचा, छोटा, बड़ा, इस तरीके से इनके दांत देखे जाते हैं। और अगर कहीं यह राशि की संधि भी हो रही हो साथ में, जैसे कि मकर लग्न की अगर डिग्रियां जो हैं, जो अंश हैं उसके, वह 20 के बाद या 25 के बाद 30 के बीच में कहीं हो, तो फिर वह धीरे धीरे राशि संधि की तरफ ग्रह चला जाता है, वो राशि चली जाती है। तो इसमें कई बार ऐसा देखा गया है कि जब राशि संधि के समय जो जातक पैदा होता है तो उनके दांत बाहर निकले हुए होते हैं और थोड़ा सा ऑड सा जो है फेस वो बनाते हैं, क्योंकि दांत काफ़ी लंबे हो जाते हैं। तो इनके बॉडी सौष्ठव का ये तरीका होता है। साथ ही साथ चूँकि शनि ठंडे ग्रह हैं, तो कफ की जो है नैसर्गिक प्रवृत्ति में रोग यह देंगे ही देंगे। लेकिन सिर्फ और सिर्फ लग्न के शनि इस बात को निश्चय नहीं करेंगे। आगे हम लोग और समझेंगे कि अन्य क्या स्थितियां अन्य राशियों के बैठने से किस तरीके से होती हैं। अभी सिर्फ ये बॉडी स्ट्रक्चर की, जो लग्न में मकर यदि है तो उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या होता है। दूसरी चीज़, यह औसतन लंबे होते हैं, मतलब एक सामान्य से भी यह लंबे पाए जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर शरीर इनका दुबला पतला होता है। लंबाई होती है, दुबला पतला शरीर होता है, लेकिन मांसल होता है। हड्डियों वाला शरीर आपको नहीं देखने को मिलेगा। मांसल वो शरीर होगा, लेकिन लंबाई अच्छी होती है। और यही चीज़ें ऐसी हैं जो इनके स्वरूप में इनको आकर्षक बनाते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि मानसागरी में जो मेष राशि के लिए, मकर राशि के लिए जो लक्षण बताए गए हैं, उनको यदि हम देखें
मृगोदये तोषरतः सुत्रीवो भीरु सदा पापरतः सुमूर्ति श्लेष्मा नीलाभ्याम परिपीडितांग सुदीर्घ गात्र परवंचकश्च। अब यहाँ मृगोदय जो दिया गया है, मैंने इसको काफ़ी खोजने और पढ़ने की कोशिश की तो ये समझ में नहीं आया कि मकर से मृग को कैसे यह संबद्ध कर रहे हैं मानसागरी के लेखक। लेकिन उन्होंने यहाँ पर मकर को मृगोदय कहा है, यानी मृग बताया है कि मृग के लग्न में उदय होने वाले व्यक्ति, उनके साथ साथ क्या स्थितियाँ हैं, तो बोले तोषरतः। तोष मतलब होता है संतोष, संतोषी स्वभाव के होते हैं। अब ऐसा क्यों है और इसका फायदा क्या है, मैं इसको आगे चर्चा करूँगा। शुतिव्रो भीरु सदा पापरतः सुमूर्ति ही। सुतिव्रो का यहाँ अर्थ ये होता है कि बड़ी तेज़ी से जल्दबाजी में किसी काम को, मतलब किसी काम को करने को तरीका जो होता है ना वो बड़ा तेज होता है इनका, जल्दी 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 उस काम को करना ये चाहते हैं। सुतिव्रो का जो है अर्थ इस श्लोक में यहाँ यही लिया जाएगा। अच्छा, बोले भीरु। अब एक और बात बता दिए कि भीरु का अर्थ होता है डरने वाला, डरपोक, कि परिस्थितियों को लेकर के ऐसे लोग काफ़ी भयभीत हो जाते हैं। जो भी मकर लगन के जातक हैं वो अपने आप को ये ज़रूर देखेंगे कि कितना इनके गुण जो मानसागरी बता रहे हैं वो आपसे मिलते हैं या कितना नहीं मिलते हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें लग्न से ही डिसाइड हो। ये सिर्फ केवल मात्र लग्न की बात बता रहे हैं कि अगर लग्न मकर की है तो फिर कैसा। आगे ये कह रहे हैं कि पाप रहता सुमूर्ति ही, पाप में रत रहने वाले, मतलब इनके जो ख्यालात होते हैं, जो इनका चिंतन होता है वो पाप स्वभाव का होता है। दूसरे की, किसी की कल्याण की भावना इनके अंदर कम ही देखी जाती है। क्यों? क्योंकि लग्न शनि का है ऐसा, इसलिए ये बता रहे हैं। आगे कहते हैं सुमूर्ति ही, यानी मूर्त रूप से इनका जो दृश्य होता है, जो इनका आकर्षण होता है, ये सुंदर होता है, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। लंबे हैं, पतले हैं, मांसल शरीर है, सुगठित शरीर है। और अगर इसी लगन की स्त्रियां हैं तो वह अपने, चाहे उनकी एज बढ़ती जाए पर जितनी एज है उतनी की वो दिखाई नहीं देती, क्योंकि मकर की लग्न है और गुण तो सारे वही आएंगे। यानी अपनी उम्र से भी ज़्यादा उम्र बढ़ जाने के बाद यदि वह 40 की हैं तो वह 30 की दिखें, ऐसा इनका यहाँ पर भाव है। अब ये कह रहे हैं कि श्लेष्मा नीलाभ्याम परिपीडितांग। श्लेष्म का अर्थ यहाँ पर आप कफ से लगाएं, क्योंकि ऊष्म और शील यह दोनों यदि जुड़ जाए, यानी ठंडा और गर्म जुड़ जाए तो उसे कफ ही कहते हैं। ऐसा आयुर्वेद में भी ये शब्द कई जगह प्रयोग किया गया है। कफ के लिए श्लेष्मा शब्द का प्रयोग बार बार ये करते हैं। और नीलाभ्याम, नीलाभ्याम जो होता है, अब नील जो शब्द है अगर हम इसको आयुर्वेद के स्थिति से देखें तो इसे पित्त कहते हैं। नील को आयुर्वेद में पित्त कहते हैं, तो हम कुछ आयुर्वेद से भी इस शब्दों को ले लें कि जहाँ श्लेष्मा का अर्थ हो गया कफ और नील का अर्थ हो गया पित्त। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो मकर के जातक होते हैं उनके अंदर कफ और पित्त, इन दोनों ही प्रवृत्तियों का रोग प्रायः देखा जाता है। परिपीडितांग, दूसरों को पीड़ा देने वाले। सुदीर्घ गात्र, लंबे, दीर्घ गात्र, गात्र मतलब होता है शरीर और इसी से गोत्र शब्द भी बनता है। तो ये शरीर जो है इनका दीर्घकाय होता है, लंबे और ऊंचे शरीर वाले ये होते हैं। तो ऐसा इनका गुण और दोष, यह दोनों चीज़ें मानसागरी बता दी। अब आते हैं हम इनकी कुंडली के अन्य विषयों पर, उसको दृश्यमान करते हैं। देखिए, जितना मैंने अभी तक कुंडली को समझा है या देखा है और उनकी राशियों की स्थिति को, मकर की राशि की स्थिति को देखा जाए तो इनके नवम भाव, भाग्य भाव में 6ठे नंबर की कन्या राशि आ जाती है। अब कन्या के स्वामी जो हैं वह बुध हैं और बुध सूर्य के साथ बैठते हैं और लग्न का स्वामी कौन है? शनि। तो शनि और सूर्य, क्योंकि बुध यदि सूर्य के साथ बैठते हैं तो बुध का स्वतंत्र प्रभाव न होकर के सूर्य का ही प्रभाव देखा जाएगा वहाँ पे। तो
सूर्य और शनि का हमेशा पारस्परिक विरोध ही बताया जाता है। लेकिन यदि यही बुध कहीं अच्छी अवस्था में हो, सूर्य कहीं अच्छी अवस्था में हो, तो इनसे भाग्यशाली भी कोई नहीं होता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिन्हें परस्पर विरोधी कहा जाता है वही एक दूसरे के सहयोगी हो जाते हैं। वही सूर्य उन लग्न के यानी मकर के लग्न वालों के लिए भाग्योदयी हो जाते हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें ना सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करती हैं कि वो स्थितियां वहाँ कैसी बन रही है, उसके सर्कमस्टांसेस जो है वो कैसे हैं, वहाँ पर वो डिपेंड करता है। न कि इस पे डिपेंड करता है कि सूर्य और शनि नैसर्गिक रूप से विरोधी हैं। दूसरी बात, इनके जो बगल की कुंभ है, दूसरे भाव में, धन भाव में जो कुंभ राशि आ जाती है, तो मकर के जातकों में स्वभावतः कम ही देखा गया है कि उनको धन की कमी हो पैतृक रूप से, क्योंकि द्वितीय भाव में कुंभ यदि बैठा हुआ है तो पैतृक रूप से धन की कमी कमतः ही देखी गई है। अच्छा, एक बात और मैं बता दूं कि दृश्यमान रूप से यदि देखा जाए तो यह लोग संस्कारी होते हैं। दूसरे भाव का कुंभ इस बात को दर्शाता है, शुरू से ही आपको यह जिम्मेदार भी दिखेंगे, लेकिन धर्म का दिखावा करते हैं। इंटरनली यह धर्म को मानने वाले कम ही होते हैं, धर्म को मानते कम हैं। बाह्य रूप से यदि दिखावा करना हो तो ये बहुत सारा उसका दिखावा कर सकते हैं। दसम भाव में तुला है, तुला शुक्र की राशि तुला बैठती है। अब यह तुला राशि दसम भाव से बैठ करके इनके जीवन में खर्चों को बढ़ा देती है। और वो खर्चा कहाँ से होता है, तो दिखावे के रूप में खर्चा इनके जीवन में अत्यधिक देखने को मिलता ही मिलता है मकर लग्न के जातकों को। साथ ही साथ सप्तम भाव में कर्क है, चंद्रमा की कर्क राशि है। अब यदि इनके स्वभाव को देखा जाए, मैं यहाँ से इस बात को जोड़ रहा हूँ कि यह लोग घर में कौन सी चीज़ें कहाँ किस अवस्था में पड़नी चाहिए, किस अवस्था में वो रखी रहनी चाहिए, इसका ये लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। चीज़ें इधर से उधर हो जाएं तो इनको पसंद नहीं आता, या तो ये खुद ठीक कर लेंगे या क्रोधित हो जाते हैं, और इसका असर इनके व्यक्तिगत जीवन पर पड़ता है, इनके वैवाहिक जीवन पर पड़ता है। लाइफ पार्टनर के साथ झगड़े होने के ज़्यादातर कारण अगर देखेंगे तो यही होगा कि यह चीज़ें व्यवस्थित नहीं है, क्योंकि व्यवस्था इनके जीवन में जैसे सांस लेना जरूरी है, दिल का धड़कना जरूरी है, वैसे ही जीवन में इनकी व्यवस्था बड़ी ज़रूरी होती है। ये किसी भी चीज़ को आराम से और व्यवस्थित ढंग से करते हैं। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि मानसागरी ने इनको तोषरतः बताया, संतुष्ट बताया, संतोषी व्यक्ति बताया। उसका रीज़न क्या है? रीजन यह है कि शनि के लग्न में यह जन्मे व्यक्ति हैं। शनि को पूरे 30 साल लग जाते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में, तो स्वभाव भी ऐसे व्यक्तियों का मंद मंद ही होता है। फिर मैं आपको ले चलूँगा, यदि फल दीपिका में देखें या फिर पाराशर होरा शास्त्र में, वहाँ पर भी शनि को मंद कहा गया है। उनका नाम जहाँ भी अगर शनि की बात हो रही है तो वो शनि न कह करके उनको मंद कह रहे हैं, शनिवार को मंदवार भी कह रहे हैं वो। तो मंद की स्थिति क्या है कि वह धीरे धीरे चल तो रहा है पर धीरे धीरे चल रहा है। तो इन्हें ये अपने जीवन में भी किसी भी कार्य को बड़े आराम से, बड़े इत्मीनान से, ढंग से और व्यवस्थित रूप से करना चाहते हैं। और एक बात और भी है कि ये यही स्थिति इनकी, जो ये आराम से करने वाली स्थिति, आराम से करने वाला जो सोच है, यह इनके अंदर एक गुण और डेवलप कर देती है, और वो है कि स्टेबल करना। किसी भी चीज़ को, ये 10 कामों को करना नहीं पसंद करते, कोई एक काम हो लेकिन वो स्टेबल होता जाए, फिर भाग करके दूसरे काम पर न जाना पड़े। क्योंकि जो मकर लग्न के जातक हैं वो बार बार काम बदलने में सक्षम नहीं होते हैं। जो भी मकर लग्न में जातक जो हैं जन्मे हैं, उनको हर कुछ दिन पे काम बदल देना, या एक तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि नए नए चीज़ों को एक्सप्लोर करना, ये स्वभाव इनके अंदर नहीं होता है। नई चीज़ों का एक्सप्लोरेशन यह विज्ञान साइंस के क्षेत्र में तो कर सकते हैं, लेकिन आजीविका के क्षेत्र में, जिससे इनका जीवन चल रहा हो, उस क्षेत्र में यह नहीं करते। यह किसी एक कार्य को ही करना पसंद करते हैं और वह कार्य स्टेबल हो। इसीलिए इनके 10वें भाव में तुला
शुक्र की राशि आ रही है। शुक्र की राशि का तात्पर्य क्या है? धन के आगमन से है। धन की कितनी स्थितियां होगी? तो देखिए, जब कोई भी काम स्टेबल होता है, पुराना होते जाता है, तो फिर उसी तरीके से उसके धन का आगमन भी बनता है। और धन का आगमन ज़्यादा हो या कम हो, मैटर ये नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके पास एक नियत समय से बराबर आपको धन मिल रहा हो। तो इनकी जो स्थिरता है ना, यही इनके लिए कई बार जो है भाग्यशाली हो जाती है। आप मकर लगन के जातकों को देखेंगे कि वह कभी भी आपको जॉबलेस नहीं दिखाई देंगे। बहुत कम, रेयर ऐसा होता है, यदि ग्रहों की स्थिति इधर उधर हो गई या उनके खुद के लगने से यदि कमज़ोर हो गए तो जॉबलेस दिखाई देंगे या कोई काम ही इनके पास नहीं है। ऐसा कमता ही होता है, क्योंकि यह जो भी कार्य करते हैं ना, बहुत दूर तक, बहुत डीप उसको सोच करके करते हैं, क्योंकि इनको स्टेबल कार्य करना ही पसंद है। तो आपने सारी चीज़ें इनकी समझ ली। अच्छा, दूसरी बात है, अब अगर हम बात करें, कई लोगों का प्रश्न ये आता है कि जी जॉब करेंगे या फिर बिजनेस अपना कोई करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टेबल काम करना इनको पसंद है। तो स्टेबल काम अगर ये करते हैं तो मतलब जाहिर सी बात है कि वो बिजनेस ही करते हैं, क्योंकि अगर ये शुरू में अगर जॉब में लग गए तो फिर ये पूरा जीवन जॉब में ही बिता देंगे। अब इसके लिए ये जरूरी है कि इनके एकादश भाव का मंगल कितना मजबूत है। मैं एक बात को आपसे श्योरिटी से बता सकता हूं कि यदि मंगल इनकी कुंडली में, क्योंकि वृश्चिक राशि इनके एकादश भाव में आती है, वहां का स्वामी मंगल है, तो यदि मंगल इनके कुंडली में बहुत मजबूत अवस्था में है तो ये निश्चित तौर से बिजनेस करेंगे, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। ज़्यादातर पैतृक रूप से मिला हुआ बिजनेस होता है। यदि पैतृक रूप से बिजनेस न भी मिला हुआ हो तो ये खुद ही उस बिजनेस को बना लेंगे और बहुत अच्छा करते हैं। आजीवन एक वो कार्य उनका चलता रहता है। लेकिन यदि इनके एकादश भाव का मंगल या फिर कर्म के भाव का स्वामी शुक्र यदि कहीं कमज़ोर हैं, किसी पाप ग्रह से डोमिनेट हैं, तो फिर ये जॉब में ही रहते हैं। लेकिन ये जहाँ भी रहेंगे, चाहे व्यापार में हो या फिर नौकरी में हो, दोनों जगहों की स्थिति यही होती है कि एक हो गया तो चलता रहे, बार बार बदलने का मन जो है इनका नहीं बन पाता है। तो इस तरीके से तो मानसिक ये आलसी होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जीवन के उत्तरार्ध भाग में यही चीज़ इनके लिए फलदायी हो जाती है। देखिए, जीवन के दो भाग होते हैं, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। तो ये कोई भी प्लानिंग अपने जीवन की उत्तरार्ध के लिए करते हैं, ना कि पूर्वार्ध के लिए करते हैं। यानी जैसे जैसे हमारे जीवन का आधा शेष भाग बीतता जाए, मैं सुखी रहूं, मुझे बहुत भागना और दौड़ना न पड़े। तो ऐसा इनका स्वभाव होता है। आई होप कि आप लोगों को मकर लग्न से संबंधित चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यदि इससे जुड़े कोई प्रश्न हैं आपके और कोई शंका भी है तो कृपया कमेंट के माध्यम से आप लोग ज़रूर पूछें। और पुनः एक बार आप सभी से मैं आग्रह कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को पसंद आते हैं, आपके लिए उपयोगी हों, तो कृपया इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के पास शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।